हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 15 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं फ्री में विद नोट्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया, या कहें किस प्राइवेट कंपनी ने किया? पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का आंसर होगा इसका स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, देखिए अभी सिर्फ इंजन का ट्रायल हुआ है 12 अगस्त 2020 को, और इस दिन भारत के स्पेस अभियान के जनक विक्रम साराभाई का जन्मदिन होता है, तो उसी पर ये इसका ट्रायल किया गया। इंजन का नाम है रमण, मेरे बगल में आप देख रहे हो, ठीक है। और ये रॉकेट में प्रयोग होगा, विक्रम सीरीज के रॉकेट में प्रयोग होगा। इंजन का जो ट्रायल है वो ज़मीन पर ही हुआ है, और इसके असर को देखा गया, इसके प्रेशर को देखा गया, थ्रस्ट कितना है वो देखा गया। ओके, कैपेसिटी की जांच हुई है और बताया गया है कि ये सफल ट्रायल था। दरअसल स्काई रूट एरोस्पेस है, उसकी योजना जो है वो अगले साल तक विक्रम सीरीज के रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की है। और जो इंजन है रमण नाम का, वो कई उपग्रहों को, सैटेलाइट को एक बार में ही अलग अलग कक्षा में स्थापित कर सकता है, इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इंडियन कंपनी है, इसके बारे में भी कुछ बता दूं। ये जो कंपनी है वो इसरो के जो पूर्व साइंटिस्ट हैं तो उन लोगों ने स्थापित की है, प्राइवेट कंपनी है, और इसके सह संस्थापक और सीईओ हैं पवन कुमार चंदाना। उनका ये कहना है कि इंजन कई बार चालू किया जा सकता है, इसको बंद भी किया जा सकता है, इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और सैटेलाइट को जो है स्थापित करने में सक्षम होगा ये। तो ये लिक्विड फ्यूल इंजन है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए रॉकेट जो है आमतौर पे 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है लिक्विड फ्यूल रॉकेट होता है, इंजन होता है उसमें। दूसरा होता है सॉलिड फ्यूल इंजन होता है, और तीसरा होता है जो लिक्विड और सॉलिड दोनों का यूज़ किया जाता है। तो लिक्विड फ्यूल रॉकेट में क्या होता है कि उसकी जो ईंधन होता है उसका वो लिक्विड अवस्था में होता है, और ऑक्सीजन होता है उसके साथ, या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजर होता है। इसके इंजन के फ्यूल फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके थ्रस्ट को भी रेगुलेट किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इंजन को ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। लेकिन जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है उसमें सॉलिड फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीजन कह लीजिए, ठोस रूप में मिक्स होते हैं। और एक बार सॉलिड फ्यूल में अगर प्रज्वलित कर देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, तो इसके थ्रस्ट को यानी प्रेशर को रेगुलेट या बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये फ्यूल जो सिस्टम जो है लिक्विड फ्यूल सिस्टम वाले की तुलना में सुरक्षित और सस्ती होती है, लेकिन कम कुशल होती है। तो स्काई रूट ने जो क्या किया है वो लिक्विड फ्यूल वाला इस्तेमाल किया। भारत में इसरो भी है। इसरो जो रॉकेट भेजता है PSLV GSLV रॉकेट, उसमें जो इंजन लगा है वो दोनों लगा है। उसमें ठोस ईंधन भी यूज़ होता है और लिक्विड ईंधन भी यूज़ होता है। लेकिन ये जो स्काई रूट कंपनी है उसने लिक्विड ईंधन का यूज़ करना शुरू किया है, और ये रॉकेट बना रहा है। अगले 6 महीने में लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएगा इसका रॉकेट। और इस स्टार्टअप ने अब तक 31 करोड़ रुपए जमा किए हैं, और 2021 तक इसको 90 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य इसने रखा है। तो एक अच्छी बात है, थोड़ा डिटेल बताया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जापान के बाद अब कौन सा विकसित देश मंदी की चपेट में आ गया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ऐसा क्यों हुआ है? कोविड-19 की वजह से। दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जो GDP है वो 20.4% जो है गिर गई है, भारी गिरावट हुई है। अगर हम देखेंगे कि GDP का ग्रोथ रेट कितना रहा है तो -20.4%। मतलब पिछले साल जितना GDP था, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर कहें इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे 20.4% कम GDP अभी आया। और इससे पहले वाली जो तिमाही थी, पहली तिमाही यानी मार्च में जो ख़त्म हुई, तो उस तिमाही में जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो 2.2% नीचे गिर गई थी। तो ब्रिटेन में लगातार 2 तिमाही तक अगर GDP का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव रहता है तो उसको आधिकारिक तौर पर उसको मंदी की चपेट में मान लिया जाता है। तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के ही हैं, तो उनका ये कहना है कि जो आंकड़े आए हैं उससे स्पष्ट है कि बहुत कठिन समय आ चुका है,
और एक रिपोर्ट द हिंदू में भी पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक 32.92 मिलियन लोगों ने रोजगार खो दिया है। और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगले कुछ और महीनों में और भी नौकरियाँ जा सकती हैं, वित्तीय संकट जो है बहुत ख़राब हो सकता है। और 2008-9 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद ये दूसरी बड़ी क्राइसिस है। इधर वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी दी हुई है कि दुनिया भर में जो है कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब स्थिति में आ सकती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी मंदी आ सकती है। तो ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया है हाल ही में, तो जिसके तहत अब बेटियों को किस संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा? आंसर होगा पैतृक संपत्ति। कोर्ट ने यह कहा है, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तब भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होगा। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार कानून जो है 1956 में लागू हुआ था और उसको संशोधित किया गया 2005 में। तो संशोधन के बाद जो है वो बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया गया था। तो उसी पर ये सवाल उठे थे कि 2005 से पहले का अगर कोई मामला है तो क्या बेटी को जो पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा या नहीं। तो उसी पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इम्पॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें ये फैसला किसने सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह ने फैसला सुनाया है और कहा है कि ये पहले भी जो है वो लागू रहेगी। बेटियों को भी जो है पैतृक संपत्ति का बराबरी हक मिलना चाहिए, 2005 से पहले का भी कोई मामला है तो भी। ठीक है, देखिए 2005 का जो संशोधन कानून लागू हुआ है उससे पहले तक बेटियों को परिवार का सदस्य माना जाता था, लेकिन उसको हिस्सेदार नहीं माना जाता है, को पर्सन नहीं माना जाता था। ओके, तो उसकी वजह से हिस्सा नहीं मिल पाता था, लेकिन 2005 में ये बदलाव किए गए थे, एक अच्छी बात थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त 2020 को हो गया, तो इनमें से क्या थे? देखिए, सबको पता होगा, आंसर है शायर और गीतकार। कोरोना वायरस की वजह से वो संक्रमित थे कोरोना वायरस से, और 11 अगस्त को उनको हार्ट अटैक भी आया, उसकी वजह से उनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में, और उनकी शायरी और शेर तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में मशहूर थी। और उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी लिखे थे, मुन्ना भाई MBBS में, मीनाक्षी खुदा, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, इन सब फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने लिखे थे। एक शेर उनका काफ़ी मशहूर रहा जिसमें उन्होंने अपने मौत के बारे में कहा था। उसमें ये शेर था कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। विद नोट्स MCQ है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF के रूप में, और बुक भी है 2019 का अमेजन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेलारूस में लगातार 6ठी बार कौन राष्ट्रपति बना? आंसर होगा एलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो वो 26 साल से सत्ता में हैं, और बेलारूस में चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि वो 6ठी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 80.23% वोट उनको मिला है, 6ठा कार्यकाल उन्होंने पा लिया है। और जो उनके प्रतिद्वंदी थे तो उनको 9.9% ही वोट मिले हैं। हालांकि इस चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया गया है विपक्ष ने, और हजारों लाखों लोग जो है वो नतीजे के बाद वहाँ विरोध कर रहे हैं। बेलारूस में शहरों में, कस्बों में वो भीड़ उतर आई है। हालांकि एक और बात है कि उनको वहाँ का एक तरह से तानाशाह भी माना जा रहा है। तो उसकी राजधानी क्या है बेलारूस की? मिन्स्क, और मुद्रा क्या है? बेलारूसी रूबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने अपना नया अध्यक्ष यानी नया चेयरमैन किसे बनाया है? आंसर होगा सोमा मंडल। उनको पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने चुना है, और वो वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 के लिए हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें किस बॉलीवुड एक्टर को टॉप 10 में जगह मिली है? आंसर होगा अक्षय कुमार। ग्लोबल लिस्ट है
इसमें अक्षय कुमार को जगह मिली है। 2020 में कमाई के मामले में उनकी जो कमाई है वो 4.85 करोड़ डॉलर रही, करीब 362.78 करोड़ रुपए, जबकि 2019 के लिस्ट में वो फोर्ब्स में चौथे पायदान पर थे। अभी नंबर 1 कौन है इस लिस्ट में? तो दूसरे साल लगातार ड्वेन जॉनसन जो है नंबर 1 है और 2020 में उनकी कमाई 8.75 करोड़ डॉलर रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर होगा मुंबई। मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ट्रैफिक में काफ़ी बदलाव किए गए, उसके तहत ये किया गया है कि दादर एरिया के जी नॉर्थ वार्ड पर ट्रैफिक लाइट और साइन बोर्ड पर मेल आइकन जो आमतौर पर देखने को मिलता है उसको बदल के फीमेल आइकन कर दिया गया है। तो बीएमसी के द्वारा ये किया गया है, स्पाइन नाम का प्रोजेक्ट है उसके तहत। ओके, तो बीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? बृहन मुंबई नगर निगम। महाराष्ट्र में ये हुआ है, अच्छी बात हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी तारीफ़ की है इस बात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे आंसर होगा 12 अगस्त। थीम क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन 2020 की ये थीम है। कब और क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये तो दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ये युवाओं को लेकर बनाया जाता है, युवाओं के उत्साह के लिए, उनके पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर। अच्छा, भारत में नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है अलग से। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। अब मॉर्निंग को ही मिला करेगा आपको करंट अफेयर्स, कोशिश ये रहेगी। पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, नोट्स के साथ है, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, जरूर देखना। अब तक का 2020 का है, 2019 का भी है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।